शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत ग्रंथस्य ज्योतिषोपनिषदाध्याय भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्र। श्लोक संख्या 14 से लेकर के आगे का विवेचन यहाँ होगा। विषय वर्तते अन्त्याचरज्या स्थानम स्वक्षितिजश्च स्वक्षितिजश्च मध्य क्षितिजयोर्मध्ये ज्या शान्त्या विधीयते गेया चरदलज्जा च विश्वत क्षितिजान्तरम् कृत्योपरि स्वकं स्थानं मध्ये क्षितिजमण्डलम् वस्त्रच्छन्नं बहिश्चापि लोकालोकेन वेष्टितम् अमृतस्रावयोगेन कालभ्रमणसाधनम् तुङ्गबीजे समायुक्तं गोलयन्त्रं प्रसादयेत् गोप्यमेतत् प्रकाशोक्तं सर्वगम्यं भवेदिह। तस्माद् गुरुपदेशेन रचयेद् गोलमुत्तमं युगे युगे समुच्चेन्न रचनेयं विवस्वतः प्रसादात् कस्यचित् भूयः प्रादुर्भवति कामतः। यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है श्लोक 18 तक का विवेचन और 14 से लेकर के 18 तक के विवेचन को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 14 के विषय में जहां पर बताया गया है चरज्या आदि के स्थान की स्थिति कैसे जानी जाए, तो मध्य क्षितिजयोरिति ऊर्ध्वयामोत्तर होरावृत्तयोर्योग बिंदु किल मध्य संज्ञकम् तस्य क्षितिज वृत्तस्य च मध्ये या ज्या रूपरेखा ऊर्ध्वयामोत्तर वृत्ताहोरात्र वृत्त संपात उदयास्त सूत्रावधि च जा रेखा सा त्रिज्य वृत्त परिणीता अन्त्या अविधीयति मध्यस्थानात् सोदयास्त सूत्रोपरि लंब रेखा होरात्र वृत्त धरातले हृति सैव त्रिज्यावृत्ते परिणीता अन्त्या कथ्यतः इत्यर्थः। मध्य स्थाना निरीक्षोदयास्त सूत्रावधि दुरात्र वृत्ते दुज्या जा सा सौम्याम्य गोलयो क्षितिजोन मंडल धरातल द्वयांतर रूपा होरात्र वृत्तीय कुज संज्ञकेन जुतोनिता दुरात्रे हृतिरिति स च हृति त्रिज्यावृत्त परिणीता सति सौम्याम गोलक्रमेण चरज्या जुतोना त्रिज्या अन्त्या कथ्यत इति तात्पर्यम्। तत्र चरज्या स्वरूपमा विश्वत क्षितिजान्तरं विश्वत क्षितिज मंडलम तस्य क्षितिजस्य चान्तरं ज्यारूपं यत् तत्त्रिज्या परिणीतं चरदलज्या चरखण्डज्या भवति। अर्थात क्षितिजोन मंडलयोर अंतर महारात्र वृत्ते ज्यारूपं कुज्या सा त्रिज्या वृत्ते परिणीता चरज्या क्षितिजाहोरात्र वृत्त संपातगतं ध्रुवप्रोत वृत्तं नाड़ी वृत्ते यत्र लगनं तस्मात् पूर्व स्वस्तिकावधि नाड़ी वृत्ते चापयत् मानं चरखण्डं तज्ज्या चरेजित्यर्थः। कृत्योपरि स्वकमस्थानं मध्ये क्षितिजमण्डलम् स्वकमस्थानम् उपरि गोलोर्ध्वदेशे निरक्षदेशात्वाक्षांशान्तरितं कृत्वा तस्मात् मध्ये समन्ततो नमत्यंशान्तरे क्षितिजमण्डलम् निर्दिष्टगोलार्थकारकं कुर्यादिति शेषः। स्वखं मध्यगद्देशान्त समन्तान्नवत्यंशान्तरितं वृत्तं सक्षितिजं भवत् इति भावः। इदानीं सिद्धगोलस् स्वतः पश्चिमाभिमुख भ्रमण प्रकारमाह वस्त्रछन्नमिति पूर्व रीत्या रचितं गोलं बहिः
अर्थात उपरिष्टात् वस्त्राच्छन्नं वृत्ताकारेण वस्त्रेणाच्छादितं लोकालोकेन दृश्यादृश्य व्यवस्थापकेन क्षितिजाख्यवृत्तेन वेष्टितं च कृत्वा अमृतस्रावयोगेन अमृतं जलं तस्य स्रावः प्रवाहः तदो तदो तदुद्योगेन जलधारा प्रवाहाभिघातेन कालभ्रमणसाधनं नक्षत्राहोरात्रामितेन कालेन पश्चिमाभिमुखं तस्यैकं भ्रमणं यथा स्यात् तथा साधनं कुर्यात्। एवं कृते तस्य भूगोलस्य स्वं प्रत्यगभ्रमणम् उत्पद्यते तत् सौहं नाम गोलयन्त्रं भवतीत्यर्थः। अथ यदि तत्रावकाशभावाजालप्रवाहो न संभवेत् तदा तुङ्गबीजेन तुङ्गो महादेवतस्य बीजं पारदम् अर्थात् पारः तेन समायुक्तं गोलयन्त्रं प्रसादयेत्। प्रसादशक्त्या यथा गोलस्य घटी षष्ठ्या एकं भ्रमणं भवेत् तथा प्रसादयेत् इत्यर्थः। वस्तुतः प्रकृत्यजलप्रवाहाघातेन पारदप्रयोगेन च गोलस्य भ्रमणं भवतीत्यत्र न काचिदपि प्रतीतिरुपलभ्यते। भवेदपि चेदिथं परञ्चेतदानीं तानां तद्वशात् पद्धतिर्ज्ञानदशाफलमेव जायते। परञ्चेतः पूर्वमपि प्राचीनज्योतिर्विदां रङ्गनाथ प्रमुखान् समयेऽपि न कश्चित् बलवान् तत्प्रीतिकरः उपायः उपलभ्यते। यथा हि रङ्गनाथस्य गूढार्थप्रकाशेत्यस्य श्लोकद्वयस्य प्रकृष्टोत्यर्थः। दृष्टान्तगोलं वस्त्रच्छन्नं कृत्वा तदाधारयस्तद्यग्रे दक्षिणोत्तरिभिः भित्ति क्षिप्तनलिकयोः क्षेप्ये यथा यष्ट्यग्रं ध्रुवाभिमुखं स्यात् ततो यष्ट्यग्र ऋजुमार्ग गतजलप्रवाहेण पूर्वाभिमुखेन तस्या अधः पश्चाद्भागे घातोऽपि तथा स्यात् तथा स्यादर्शनार्थमेव वस्त्रच्छन्नमुक्तम्। अन्यथा गोलवृत्तान्तर आकाशमार्गेण जलघातदर्शनभ्रमेण चमत्कारानुत्पत्तिः। आकाशाकारता सम्प्रादनार्थमपि वस्त्रच्छन्नम् उक्तम्। इदं वास्त्रमाद्रं यथा भवति तदा चिक्कणवस्तुना मदनादिलिप्तं कार्यम्। क्षितिजवृत्ताकारेणाधो गोलो दृश्यो यथा स्यात् तथा परिखारूपा वृत्ति कार्या। परन्तु दक्षिणयष्टिभागस्तत्र शिथिलो यथा भवति। अन्यथा भ्रमणानुपपत्तेः पूर्वदिवसस्य परिखा विभागात् बहिर्जलप्रवाहोद्देश्य कार्यम् इत्यादि स्वबुद्ध्यै ज्ञेयमिति। अथवा निबद्धगोलौ बहिर्भूतानि यष्टि प्रान्त्यो यथेच्छया स्थानद्वये स्थानत्रये वा नेमि परिधिरूपामुत्कीर्त्यतां तालपत्रादीनां चिक्कणवस्तुलेपानाच्छाद्य तत्र छिद्रं कृत्वा तन्मार्गेण पार्श्वोर्ध्वपरिधौ पूर्णो देयम् इतरार्धपरिघो जलं न देयं। ततो मुद्रितश्छिद्रं कृत्वा यष्ट्यग्रे भित्तिस्थननलिकयोः क्षिप्ये यथा गोलोऽन्तरिक्षो भवति ततः पारदजलाकर्षितयष्टि स्वयं भवति तदाश्रितो गोलश्च। एतत्पक्षे वस्त्रच्छन्नाम् आकाशकार्ता सम्पादनार्थमेव चेत् क्रियते इति। अथास्य स्ववःकरणस्य गोप्यत्वमाह। एतदुक्तं स्ववःकरणं गोप्यं रहस्यम्
सर्वजनेष्यो प्रकाश्य अतो गुप्त देशे कार्यमित्यभिप्रायः। तत्र कारणवा यतः प्रकाशोक्तम सर्वजन समक्षे प्रोक्तम सत्। यह संसारी इदं तत्त्वं सर्वगम्यं सर्वजन संवेद्यं भवेत्। सर्वजन वेद्ये वस्तूनि कापि चमत्कृतिर्न भवति। अतः कस्यापि वस्तून् चमत्कारता प्रदर्शनार्थं तत्करणस्य गोप्यत्वम् उचितमेव। अस्मादेव कारणादाचार्येणाप्यः प्रकारस्य या तथाह व्यक्तता नोक्तेति सूचितं भवत् इत्यलम्। तस्मात् तत्स्वयं वाहाख्य गोलयन्त्रस्य गोप्यत्वात् गुरुपदेशेन गुरुजनानां परो लब्धोपदेशवशात् तदुक्तं स्ववाहाख्यं गोलं रचयेत्। अथ बहुकाले गतेस्य प्रकारस्य यथातथ्येन ज्ञानभावालेपोऽपि भवतीत्याह। युगे युगे प्रतियुगं बहुकाले गत इत्यर्थः। इयं पूर्वोक्ता रचिता समुच्छिन्ना मूलतः नष्टा लुप्तप्राया भवति। परन्तु पुनरपि कस्यचित् दुविषयो बोधा जिज्ञासु भुक्त्या कामतः अभिलाषावसात् विशस्वतः सूर्यदेवस्य प्रसादात् अनुग्रहात् भूयः प्रतियुगमेव प्रादुर्भवति। यथेदानीं लुप्तप्रायापीयं रचना त्वत्कामतः श्रीसूर्यप्रसादान्मुखात् तवाग्रे प्रादुर्भूता तथैव अग्रेपि कदाचित् लुप्तापि पुनर्व्यक्ता भविष्यत्यर्थः। तो यहाँ पर आपके सम्मुख जो विवेचन प्रस्तुत हुआ श्लोक 14 से लेकर के और श्लोक 18 तक का, यहाँ पर गोल की रचना आदि के बारे में तथा इस विधि को किस तरह से गुप्त रखा जाए इसकी चर्चा शास्त्रकार ने की है। इस विषय को पुनः स्पष्ट करते हुए तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, क्रांति वृत्त का जो बिंदु पूर्व क्षितिज में लगा रहता है वह उदय लग्न है। इस उदय लग्न के अनुसार क्रांति वृत्त का जो बिंदु पश्चिम क्षितिज में लगता है वह हस्त लग्न है। यामोत्तर वृत्त पर मध्यम लग्न होता है जिसकी गणना लंका के उदयाश्वों से की जाती है। अहोरात्र वृत्त और यामोत्तर वृत्त के संधि स्थान की क्षितिज वृत्त तक की जो ज्या होती है उसे अंत्या कहते हैं। विषुवत रेखा के क्षितिज जिसे उन्मंडल कहते हैं और अपने स्थान के क्षितिज के बीच जो अंतर होता है वह चरज्या है। भूगोल पर अपने स्थान को सबसे ऊपर करने पर क्षितिज वृत्त भूगोल के मध्य में होता है। इन श्लोकों का अर्थ इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसा कि 12वें श्लोक में पूर्वार्ध में मध्य लग्न के लिए तथा उत्तरार्ध में मध्य शब्द अहोरात्र वृत्त और यामोत्तर वृत्त की संधि के लिए प्रयोग किया गया है। 15वें श्लोक में पूर्वार्ध में विषुव क्षितिज या उन्मंडल के लिए तथा क्षितिज शब्द अपने स्थान के क्षितिज वृत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके उत्तरार्ध में मध्य शब्द अपने स्थान के ऊर्ध्वाधर यामोत्तर वृत्त के मध्य के लिए आया है। इस प्रकार का प्रयोग बड़ा ही संकट पैदा करने वाला होता है और इसका थोड़ा सा विचार अवश्य ही हमें करना चाहिए। जैसा कि श्लोक संख्या 16 में बताया गया है, लोकालोक से अर्थात क्षितिज वृत्त से गिरे हुए गोल को ऊपर कपड़े से ढक करके जल प्रवाह के द्वारा ऐसा प्रबंध करें कि अपने आप घूमता हुआ नक्षत्र काल सूचित करे, अथवा इस गोल यंत्र को पारे के संयोग से ऐसा बनाया जाए कि स्वयं ही भ्रमण करता रहे। अब यहाँ पर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यह गोल यंत्र किस प्रकार अपने आप घूमकर आकाश की तरह का दैनिक भ्रमण सिद्ध कर पाएगा। तो इससे लगता क्या है, गोल यंत्र का मेरुदंड इस प्रकार स्थिर किया जाए
कि वह ध्रुव की ओर रहे, और फिर उसमें ऐसी युक्ति की जाए कि उसकी जलधारा से उसमें इस तरह की टक्कर लगी, एक नक्षत्र दिन में वह एक बार घूम जाए, जैसे कि पंचक्की चलती है। पानी की जगह पानी से भी काम लिया जा सकता है। तो यहाँ पर यह युक्ति, इस युक्ति के आधार पर हम यंत्र को बना सकते हैं। आगे श्लोक संख्या 18 और 19 में 18 में जैसा बताया गया है, इसलिए गुरु के उपदेश के अनुसार उत्तर गोल की रचना करनी चाहिए। यह रचना प्रत्येक युग में नष्ट हो जाती है और सूर्य भगवान की कृपा से ही स्वयं उत्पन्न होती है। इस तरह से हमें इस रचना का ध्यान रखना चाहिए, ये सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए और इसको गुप्त रखते हुए इस विधान को यथा योग्य लोगों के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 14 से लेकर 18 तक का विवेचन आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब अगले एपिसोड में श्लोक संख्या 19 की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।